बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के दरमियान क्या डिफरेंस है वो हमने बताना है। मजीद एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हीट और टेम्परेचर का हम डिफरेंस देखते हैं कि सबसे पहला डिफरेंस क्या है। हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसको मेजर करने को हम टेम्परेचर कहते हैं। उसकी मेजरमेंट टेम्परेचर कहलाती है। और हीट हीट आपको पता है कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, इसी तरह हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है। हीट को मेजर किया जाता है जॉल्स में, यानी कि इसका ऐसा यूनिट जॉल है। और टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। हीट इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कि हीट को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर नहीं कर सकते। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। जो हीट है ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और टेम्परेचर जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि बेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, what will happen if a hot object is brought in thermal contact with a cold object। कि क्या होगा जब एक हॉट ऑब्जेक्ट को एक कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ इन थर्मल कांटेक्ट कर दिया जाए। यानी कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। सपोज एक स्पून है जो हीट अप हुई हुई है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, लाइक एक आइस है, बर्फ है एक गिलास के अंदर। अब अगर हम उस स्पून को उस बर्फ के साथ टच कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा। तो अब ये जानते हैं कि जब हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट इन थर्मल कांटेक्ट लें और उनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो तो उसमें हीट फ्लो करना शुरू हो जाती है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करने लग जाएगी और उस वक्त तक हीट फ्लो करती रहती है जब तक दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए, यानी कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है, लाइक हमारे पास एक हम अगर दोबारा इसी एग्जांपल को लें, लेकिन दोनों सेम ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक स्पून जिसको हमने हीट अप किया है हीट प्रोवाइड करके, और दूसरी स्पून जो हमने फ्रीजर में रखी हुई थी और वो ठंडी हो चुकी है बिल्कुल। उन दोनों को हमने इन थर्मल कांटेक्ट किया कि दोनों को एक दूसरे के साथ टच किया। तो अब जो गर्म स्पून है वो ठंडी होने शुरू हो जाएगी और जो ठंडी स्पून थी वो गर्म होने शुरू हो जाएगी। और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा। उसको कहेंगे कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम हो चुकी हैं वो। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान नहीं रहता। तो इसको क्या कहा जाता है कि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हॉट ऑब्जेक्ट को थर्मल कांटेक्ट में लाया जाए कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ, तो उससे क्या होगा। तो उससे क्या होगा कि हॉट ऑब्जेक्ट से हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी और उस वक्त तक होती रहेगी जब तक कि टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, What is the thermometer and why mercury is preferred as a thermometric substance। थर्मोमीटर क्या है और मरकरी को प्रेफर क्यों किया जाता है थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पर। थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो मरकरी को थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मरकरी में वो तमाम थर्मोमेट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो कि जरूरी है। लाइक थर्मोमेट्रिक मटेरियल जो मरकरी है वो विजिबल है, लो हीट कैपेसिटी है, गुड कंडक्टर है, वाल जो ट्यूब की वाल्स होते हैं उसको वेट नहीं करता, और लो फ्रीजिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो थर्मोमेट्रिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं ये उन पे पूरा उतरता है। इस वजह से मरकरी को हम थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसी भी दो स्केल्स के नाम लिखने हैं। तो आपने जो कोर्स में पढ़े हैं वो 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं। उनमें सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन स्केल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, 5 डिफाइन द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ ए थर्मोमीटर। लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे आइस जो है वो
क्या करती है, प्योर आइस मेल्ट हो जाती है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लोअर फिक्स पॉइंट और आइस पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पे आइस मेल्ट कर जाए उसको नाम दिया जाता है लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोअर फिक्स पॉइंट का। और अपर फिक्स पॉइंट क्या है, अपर फिक्स पॉइंट और स्टीम पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ प्योर बॉइलिंग वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि वो पॉइंट जिस पे वाटर बॉयल करने लग जाए, वो टेम्परेचर जिस पे वाटर बॉयल करने लग जाए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको अपर फिक्स पॉइंट का नाम दिया जाता है। तो आपको समझ आई है कि लोअर फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस पे आइस मेल्ट करने लग जाए, और अपर फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस पे वाटर बॉयल करने लग जाए। तो इसी वजह से लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, राइट इट्स रेंज। क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल क्या होता है और इसकी रेंज क्या होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर है जिसकी मदद से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में रेंजेस दी हैं। तो नॉर्मली आप जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो आपका कहा जाता है कि 100 पे है, बुखार कितना है 100 पे है, 101 पे है, 102 पे है, तो वो जो है वो फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर बताया जाता है। जैसे हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, डिफाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस क्या होती है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की, कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस क्या है, कि 1 kg मास का टेम्परेचर 1 केल्विन तक ले जाने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस कहा जाएगा। मैथमेटिकली इसका जो फार्मूला होता है वो C = डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T है, और इसका जो SI यूनिट है वो जॉल पर kg पर केल्विन लिखा है। अब स्टेटमेंट में फार्मूला और जो SI यूनिट है वो नहीं पूछा गया था, लेकिन उसके बावजूद लिख दिया है। उसकी रीजन ये है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। पेपर में जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो 3 मार्क्स का होता है, तो आप ट्राई किया करें कि 3 डिफरेंट चीजें जरूर लिखा करें। ठीक है, लाइक अगर डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है तो आपने अगर डेफिनेशन सिंपल लिख दी तो उसके साथ साथ फार्मूला और यूनिट भी लिख दिया, तो आपका 0% चांस रह जाता है कि वो आपका 1 नंबर भी काट सकें, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ दे दी। ठीक है, आपके पास स्पेस गिवन है, वहां पे आप मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख देंगे और यूनिट भी लिख देंगे। अगर आपको याद है तो आप लाजमी लिखा करें, जब भी आपसे किसी ऑब्जेक्ट की किसी क्वांटिटी की डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन के साथ उसका फार्मूला और उसका SI यूनिट भी लिख दिया करें। या अगर सिंपल डेफिनेशन पूछी हो, उसका फार्मूला और SI यूनिट नहीं है तो साथ एग्जांपल दे दें या छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिख दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफरेंशिएट बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के दरमियान डिफरेंस बताना है। तो एक तरफ हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख देंगे और दूसरी तरफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिख देंगे। अब जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम दिया जाएगा। और इसी तरह लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम दिया जाएगा। क्या कहा गया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो ये है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो ये है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है, चेंज इन हीट ऑकर्स एट मेल्टिंग पॉइंट।
ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये मेल्टिंग पॉइंट पे होती है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को HF से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला HF इक्वल टू डेल्टा QF ओवर M होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को HV से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला HV इक्वल टू डेल्टा QV ओवर M होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है, डिफाइन इवेपोरेशन, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या है? तो इवेपोरेशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है कि इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। इवेपोरेशन क्या है कि हम किसी भी लिक्विड को हीट अप नहीं कर रहे और हीट अप किए बिना उसके जो सरफेस है वहां से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता जाए, तो इसको इवेपोरेशन का नाम दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हीट प्रोवाइड किए बगैर इवेपोरेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है। तो अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो और गर्मियों में हम बाल्टी में पानी भर के रखें तो या समंदर का जो पानी होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन का नाम ही दिया जाता है। या जो हम कपड़े हैं धूप में सुखाते हैं, गीले कपड़े धूप में तार के ऊपर डाल आते हैं सुखाने के लिए, तो वो 2-3 घंटे बाद सूख जाते हैं या जितनी भी देर लगती है सूख जाते हैं, तो वो पानी किधर गया? वो इवेपोरेशन का प्रोसेस था। तो अब उसने ये कहा था कि हाउ इट डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग, जो बॉइलिंग से डिफरेंट कैसे है? इवेपोरेशन स्लोअर होती है, स्लो प्रोसेस है, ऑकर्स ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की सरफेस से जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। डज नॉट प्रोड्यूस बबल्स एंड लीड्स टू कूलिंग, बबल्स प्रोड्यूस नहीं करता और इसके बाद क्या होता है? कूलिंग होती है। जबकि जो बॉइलिंग है वो फास्टर प्रोसेस है, लिक्विड के किसी भी हिस्से से हो सकता है, काफी ज्यादा बबल्स भी प्रोड्यूस होते हैं इस केस में, और इस केस में कूलिंग का प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 है, डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड रॉड। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन इन टेम्परेचर। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन लिखी है लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, और मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन एक्सप्लेन करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। किसी भी सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने से, तो इसको वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन का नाम दिया जाता है। अब जो डिग्री ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का इसे नाम दिया जाता है और इसको बीटा से डिनोट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। जो लीनियर था तो वो फ्रैक्शनल चेंज इन लीनियर एक्सपेंशन पर चेंज इन टेम्परेचर था, जो वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर है। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज स्पेसिफिक टू ईच मटेरियल एंड कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है वो हर एक क्वांटिटी का स्पेसिफिक होता है, हर मटेरियल का अलग होता है, और उसको एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड भी कर सकते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन जो है डेल्टा वी वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी का, उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के। रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बीटा कैन बी डिटरमाइंड एज बीटा इक्वल टू 3 अल्फा। अल्फा लीनियर था और बीटा हमारे पास कितना है? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम में लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, यानी कि 3 साइड्स आ गई हैं, 3 लेंथ्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो इस वजह से इसको बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के। इन अदर वर्ड्स, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बीटा इज 3 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिनकी एक्सपेंशन तमाम डायरेक्शंस में होती है। तो
ऐसे मटेरियल जिनकी एक्सपेंशन तमाम डायरेक्शंस में इक्वली होती है, उन मटेरियल को आइसोट्रोपिक मटेरियल्स का नाम दिया जाता है, और आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।